हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे टेनो और दोस्तों फेज 13 आंसर की का वीडियो सॉल्यूशन। अभी इस वीडियो में रहने वाला है टेनो ग्रेड सी एंड डी एग्जाम का। ये है पार्ट बी, जनरल अवेयरनेस। जो भी क्वेश्चन पूछे हैं एडुकेटी ने जनरल अवेयरनेस से पार्ट बी में, सारे के सारे क्वेश्चन वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 तक इसमें रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, जैसे आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है। पहले पार्ट में हमने कवर किया था रीजनिंग 50 क्वेश्चन, अभी ये है सेकंड पार्ट, इसमें कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 51, आदित्य L1 मिशन और उसके पेलोड के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आदित्य L1 पर शूट पेलोड को सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जीएस का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सोलेक्स उपकरण एक उच्च रिजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंग दैर्घ्य मतलब की वेवलेंथ, सौर फ्लेयर्स और सक्रिय एक्टिव कहता है एक्टिव जो एरियाज हैं सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लुपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून एंड एक्सप्लोर इट्स डार्क साइड। चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना और इसके अंधेरे पक्ष का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 53, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को सवन के रूप में जाना जाता है। कहता है द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज आल्सो नाउन एज एडवेक्शन। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, इसे एडवेक्शन नहीं कहते, इसे कहते हैं कन्वेक्शन। ये गलती हुआ है। सेकंड, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये दोस्तों उल्टा दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड एडवेक्शन, ना कि कन्वेक्शन। ये भी गलत हो गया। लू वाइंड्स इन नॉर्थन इंडिया ड्यूरिंग समर आर कोस्ड बाय एडवेक्शन। ये स्टेटमेंट अपने आप में तीसरी है जो ठीक है, ध्यान रखेंगे। लू हवाएं जो गर्मियों के दौरान उत्तरी भारत के में अनुभव की जाती हैं और गर्म शुष्क हवाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्वैन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एडवेक्शन। ये हवाएं पश्चिमी क्षेत्रों से उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्म वायु का जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग है उसका परिणाम है, क्षैतिज संचलन का। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नहीं, ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन था, पहला दूसरा, और ये क्या था, तीसरा, और ये चौथा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ऑप्शन में भी कंफ्यूजन होती है इनमें, ठीक है। ऑप्शन इतने करीब करीब दे रखे हैं, ए बी सी डी कुछ ऐसे लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। कहते हैं ध्वनि की कौन सी गुणवत्ता उसकी तीव्रता इंटेंसिटी या लाउडनेस को निर्धारित करती है। तो ये पता लगता है दोस्तों साउंड वेव में किससे, एम्पलीट्यूड से। किससे पता लगता है, एम्पलीट्यूड से, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आयाम या एम्पलीट्यूड। ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी इनको भी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे, रीजनिंग और मैथ्स के जो पैटर्न अलग है या फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जीएस के, वो आपको समझना है पैटर्न क्या था, कैसा आपके एग्जाम सीजीएल में बन सकता है, उस तरह से आपको पहले तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्य सूची में वो विषय शामिल हैं जिन पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। जैसे कि इसमें है सार्वजनिक व्यवस्था, इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक ऑर्डर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। उसके अलावा संघ सूची में आएगा जैसे बैंकिंग, रक्षा, ये आते हैं संघ सूची में। और समवर्ती सूची में दोस्तों आता है जैसे कि शिक्षा,
अकॉर्डिंग टू राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये पूछा था, तो कौन सा है? पब्लिक ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 56, फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो आपको याद ही करना है डायरेक्टली, ठीक है, याद रखेंगे कौन है? बीवीआर सुब्रहाण्यम। बीवीआर सुब्रहाण्यम क्या है? 2023 में ये इनको नियुक्त किया गया था नीति आयोग का सीईओ। क्वेश्चन नंबर 57, अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो दोस्तों कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की क्या है? अनुमति देता है, अधिकार देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैक्यूल्स? रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले आपको ध्यान रखना है, रिक्तिका या वैक्यूल्स एक झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है जो कई प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जंतु कोशिकाओं में छोटी और कई रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें एक बड़ी रिक्तिका होती है जो कोशिका के अधिकांश आंतरिक जो इंटरनल प्लेस है उसको घेर सकती है, सराउंड कर सकती है, और जो जल संतुलन है उसको बनाने में मदद करती है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहली कहता है सामान्य पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ध्यान रखना आपको। पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आमतौर पर पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे, पादप कोशिकाओं की विशेषता यही है कि उनकी बड़ी प्रमुख केंद्रीय रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होता है, जबकि पशु कोशिकाओं में छोटी और अधिक संख्या में ज्यादा मात्रा में क्या होती है? रिक्तिकाएं होती हैं, या कहते हैं ज्यादा मात्रा में वैक्यूल्स होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पहले ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, इंस्पायर मानक योजना जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इंस्पायर, इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और छात्रों द्वारा विचारों और नवाचार को प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इंस्पायर पोर्टल का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन इंस्पायर पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष श्री मिशेल स्पिचको से मुलाकात की? तो इन्होंने मुलाकात की थी, आंसर है, याद रखना आपको, यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना तारीफ करने के लिए कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है? दोस्तों मोस्ट फेमस स्टेडियम कहां पे है? ये मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति दोनों का क्या होता है? कार्यपालिका और विधायी दोनों का हिस्सा होता है। जैसे कि कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों जब देश के जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है, ठीक है। तो कार्यकारी हो गया। वैसे ही विधायी कह सकते हैं, राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन के पदेन सभापति भी होता है राष्ट्रपति। तो दोनों का आएगा, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। क्वेश्चन नंबर 63, चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत भारत मुख्य रूप से जिस विशिष्ट बंदरगाह सुविधा को विकसित कर या संचालित कर रहा है वो है शहीदी बहेश्ती बंदरगाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कौन सा सही है। माधवी पुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ध्यान रखना आपको करेक्ट है। टोनी कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। टोनी कांता पांडे को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सऊदी अरब ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। ये स्टेटमेंट गलत है, पहली दो ठीक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, बंदरगाह कौन सा है जो लो एस्क आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब कि एक्सपोर्टर है। इस बंदरगाह का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना है, मार्मुगांव पोर्ट या मार्मुगांव बंदरगाह, और ये कहाँ पे है, गोवा में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 6 से लेकर कक्षा 12 तक, क्लास 12 तक, जिसमें हम एनसीईआरटी के जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट कवर करे हैं। उसमें हमने जो बेस्ड है एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर, उसमें भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और ये क्वेश्चन आया था। आप वीडियो देखोगे आपको मिल जाएगा, अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन मैंने खुद प्रैक्टिस कराया, मुझे याद था। कहाँ पे है, गोवा में है ये। और कौन सा है, किसके लिए फेमस है, आयरन ओर है, ठीक है, आयरन का ओर का एक्सपोर्ट करने के लिए। कहाँ पे है, गोवा में। नाम क्या है, मार्मागांव बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 66, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टाम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे देखो, आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो आंसर क्या है इनका, याद रखना है आपको, लेखक का नाम क्या है, गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 67, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडी की क्या भूमिका थी। व्हाट वाज द रोल ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडी इन द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। इसकी भूमिका थी, ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, टू मैनेज ऑयल सीड्स प्रोक्यूरमेंट एंड प्रोसेसिंग, मतलब तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन, मैनेजमेंट। अब इसमें देखो बताने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है, अब आंसर आपको सीधा दिख ही गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है। फर्स्ट है 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियां, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, और ये पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती है। उसके अलावा 12वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे, नगर पालिकाओं से संबंधित है, न कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है दोस्तों, न कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से। ये भी गलत है। 9वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और सत्यापन से संबंधित है, न कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन, इससे संबंधित है 7वीं अनुसूची, ठीक है। शक्तियों का आवंटन किसमें, 7वीं अनुसूची में, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है। यहाँ पे अधिक व्यापक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा, जैविक और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति देना। ध्यान रखें दोस्तों, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में जैविक और बायोमेट्रिक डेटा, जैसे कि रेटिना और आइरिस, आंखें स्कैन की जाती है, ठीक है, रेटिना और आइरिस इनकी स्कैनिंग की जाती है, इसके कह सकते हैं डेटा को की अनुमति देकर, इनको स्कैन करने के से डेटा की अनुमति देकर अपनी शक्ति का विस्तार करता है। जबकि पिछला अधिनियम था जो, उसमें क्या होता था, उंगलियों के निशान और पैरों के निशान, ये इन्हीं की स्कैनिंग होती थी, मतलब इन्हीं तक सीमित था वो। और ये नया अधिनियम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पहचान और जांच के लिए अधिक व्यापक डेटा इकट्ठा करने में शक्ति प्रदान करता है, इसलिए कह सकते हैं जैविक और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति देना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
ये अधिक व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है दोस्तों? बताने की जरूरत भी नहीं है। कौन सा अनुच्छेद है? 352। 360 वित्तीय आपातकाल। 365 ये तब लागू होता है जब कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, और परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है। आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखेंगे 352। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1991 में। न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई थी कब आई थी? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है? रिब्ड वोल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियां। इंग्लिश में पढ़ता हूं। विच आर्की architectural style is the best described by the following features: ribbed walls, pointed arches, flying buttresses and stained glass windows। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे बोलते हैं गोथिक वास्तुकला का सारे के सारे उदाहरण है। रिब्ड वोल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियां, स्टेन्ड ग्लास विंडो कह सकते हैं। ये सभी गौथिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं हैं, और ये जो शैली थी मध्यकालीन यूरोप के जो धार्मिक अनुष्ठान थे या धार्मिक इमारतों में पाई जाती थी। ऑप्शन 4 गोथिक वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 73, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों का में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला, ULPIN भारत में प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक भूमि पार्सल को एक अलग से पहचान संख्या प्रदान करना है, जिसे भूस आधार के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। 14 अंकीय पहचान संख्या है, ये भी ठीक है। थर्ड कहता है ULPIN भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने और विवादों को हल करने में मदद करता है, ये भी ठीक है। ULPIN केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, ये गलत है। ध्यान रखेंगे, ULPIN योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी भूमि खंडों को कवर करने के लिए डिजाइन की गई है, ना कि सिर्फ शहरी। ऑप्शन कौन सा होगा फिर? ऑप्शन फर्स्ट, 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टैच्यूरी बॉडी इन इंडिया? राष्ट्रीय महिला आयोग वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक अधिकाय है दोस्तों। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स राष्ट्रीय किसान आयोग वैधानिक निकाय नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताइए इसमें क्या हुआ था? औद्योगिक जो चीजें थी, औद्योगिक फसलें थी, उन पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, ना कि सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक निवेश में कमी आई थी, और सार्वजनिक फसलों के जो पैदावार थी उसमें नकदी फसलों पे ज्यादा फोकस किया गया था। निरियो तान्मुख शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स एंड रिड्यूस्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर जो फिट बैठेगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने में प्रमुख कठिनाई क्या है? प्रमुख कठिनाई है वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना, मतलब कि एंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सर्वे मेथड ग्लोबली। ध्यान रखेंगे दोस्तों,
क्योंकि विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए डेटा इकट्ठा करना या करते समय बहुत बड़ी चुनौतियां आती हैं और सबसे ज्यादा है वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये नृत्य है दोस्तों भारतनाट्यम। ठीक है, जिसको मान्यता प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, कहाँ का है? तमिलनाडु। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब कि इंगेज्ड है दोस्तों कृषि कार्यों में? तो वो है राज्य, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में हाउ मैनी की वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू एक्सप्लेन हैप्पीनेस लेवल? ठीक है, कितने की फैक्टर हैं ये आपको बताना है। इसमें होते हैं, राइट आंसर होगा 6 फैक्टर। कौन कौन से? जीडीपी, पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन। 6 फैक्टर होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट एजर्सन एंड रीजन, चूज द करेक्ट। एजर्सन है दोस्तों, अभिकथन है। गुड फ्राइडे को एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सेकंड, यीशु की बलिदान पूर्व पूर्ण मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इस दिन को गुड कहा जाता है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ध्यान रखेंगे। गुड फ्राइडे नाम ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, लेकिन इसे सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना सीधा सही नहीं है। डायरेक्ट इसको कह सकते हैं सकारात्मक रूप में इस शब्द को नामित करना अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि ये दिन है स्पेशली यीशु के क्रूस पर चढ़ने और मृत्यु का स्मरण कराता है, जो दुख और शोक का दिन है, ना कि सकारात्मक। एक डायरेक्टली सीधा कह सकते हैं परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य किया जाता है, ये गलत है। सेकंड, यीशु की बलिदान पूर्वक मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इस दिन को गुड कहा जाता है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, राइट आंसर होगा ये ऑप्शन 4, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 81, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चंडीगढ़ है, ऑप्शन में लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली। दोस्तों कह सकते हैं डायरेक्टली दिल्ली का घनत्व सबसे ज्यादा है, भीड़ भड़ाका दिल्ली में ज्यादा है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, एक चालक छड़ एक समान चुंबकीय अक्षेत्र बी के लंबवत वेग v के साथ घूम रही है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिजिक्स हमेशा इंग्लिश में करनी चाहिए, साइंस। ए कंडक्टर रोड मूविंग विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंडक्टर है जिसमें दोस्तों रोड मूव कर रही है वेलोसिटी v से परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। If the length of the perpendicular to both V and B is L, length L है, the induced EMF across the ends is given by। इस कंडीशन में फिजिक्स में ट्राई भी करते हैं हम इसको, ठीक है। EM इंड्यूस्ड EMF होता है दोस्तों, इंड्यूस्ड EMF होगा जिसे बोलते हैं द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, ये बराबर होता है बी एल वी के। ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, v मैग्नेटिक फील्ड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया एफटीए? कहते हैं बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र एफटीए का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है होता है, ध्यान रखना है, व्यापार बाधाओं को कम करना और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एक प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है?
ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का C-37 मिशन एक ही प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था 15 फरवरी 2017 को, 15 फरवरी 2017 को, और इसका नाम है PSLV-37। क्वेश्चन नंबर 85, द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन बनती है टेनिस में, जब दोनों खिलाड़ियों ने कम से कम 3-3 अंक हासिल कर लिए होते हैं और 40-40 के स्कोर के ऊपर बराबर होते हैं, और इस कंडीशन में खेल जीतने के लिए किसी भी खिलाड़ी को लगातार दो मार्क्स उसको, या कहते हैं 2 अंक उसको जीतने होते हैं। इसके बाद यदि कोई खिलाड़ी 1 अंक जीतेगा उसको एडवांटेज मिलेगा, उसके बाद अगर वो अगला अंक और ले लेता है तो वो जीत जाएगा। ठीक है, ये होता है टेनिस में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, SSC और ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इनके लिए शुरू की गई है स्टैंड अप योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखना आपको, कौन सी योजना है? स्टैंड अप योजना। क्वेश्चन नंबर 87, आपको सही हिंदी में करते हैं ताकि ऑप्शन भी दिखें आपको, मिलान करना है कॉलम ए कॉलम बी। पहला है मांग का नियम। मांग का नियम कहता है आय बढ़ने पर मांग की कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है, पहले का होगा दूसरा। बी का घटते सीमांत उत्पाद का नियम, ये कहता है एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई लागत, ये है दोस्तों लागत, सीमांत उत्पाद में गिरावट आती है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहता है सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है और फिर क्या करता है? गिर जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, प्रमोट करने के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया तो शुरुआत की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, IIM की। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने का प्रावधान शामिल करती है? दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, दल बदल से कौन सी अनुसूची संबंधित है? 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 90, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द व्हाइट ब्लड सेल? साइंटिफिक नेम है व्हाइट ब्लड सेल का, यह है ल्यूकोसाइट। उसके अलावा थ्रोम्बोसाइट है, ध्यान रखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं का। सॉरी, थ्रोम्बोसाइट है दोस्तों प्लेटलेट्स का। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट किसका है? थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का क्या है साइंटिफिक नेम? जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। और उसके अलावा ये है एंथ्रोसाइट्स, ये वैज्ञानिक नेम होता है रेड ब्लड सेल का, लाल रक्त कोशिकाओं का। व्हाइट ब्लड सेल का क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और ये इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, जो रोगों से लड़ने का काम करती है ये। ठीक है, और इसे कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, या फिर कह सकते हैं रोगों से बचाती है, बीमारियों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा बल ग्रहों तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? विच कहता है फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो इन्हें कंट्रोल करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है? ध्यान रखें दोस्तों, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क, जिसे बोलते हैं सूचना और पसंद आधारित ढांचा, ये सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है, और यह सिद्धांत व्यक्तियों की उनके डेटा के संग्रहण और उपयोग के बारे में यूज के बारे में सूचित करने के लिए और उनकी सहमति देने या
न देने का विकल्प प्रदान करता है, और ये है, ध्यान रखेंगे, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क, सूचना और पसंद आधारित ढांचा संरक्षण अधिनियम 2023। क्वेश्चन नंबर 93, घटती सीमांत उपयोगिता, देखिए इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, हाँ ठीक है, 93 पे आए हुए हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का उपभोग करता है, ये कहता है वैसे वैसे क्या होगा, प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? इस नदी का नाम है दोस्तों, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी, ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, दैट इज गोदावरी। अब कॉलम ए है लोक रूप है, और कॉलम बी मैच करना है, ऑप्शन भी दिखने चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा और, अब देखो, पहला है सोहर, ध्यान रखेंगे, ये पारंपरिक रूप से प्रसव उत्सव के दौरान गाया जाने वाला लोकगीत है, जो अक्सर सांस्कृतिक सम्मिश्रण को दर्शाता है। पहले का आएगा सेकंड, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ठीक है, फिर दूसरे का छकरी, दूसरे का आएगा चौथा, ये है रबाब सारंगी कुंभ कनारी के साथ कश्मीरी समूह गीत। लेमैन है पहाड़ियों की चोटियों पर लड़के लड़कियों द्वारा किए जाने वाले किए गए प्रेम गीत गूंज उठे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लेमैन ये पहाड़ी की चोटी पर लड़के और लड़कियों को द्वारा गाए जाने वाले प्रेम गीतों को संदर्भित करता है, ठीक है, और उसके अलावा कजरी है, कजरी का आएगा तीसरा, वर्षा ऋतु में रात भर गाए गए महिला गीत, अर्धवीरताकार नृत्य बोलते हैं जिसको। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती? पहला गोदावरी नदी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, और महाराष्ट्र के नासिक जिले से या नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी है, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिम घाट से बरांगिरी पहाड़ से निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, और जिसे रूप से उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से कह सकते हैं निकलती है। यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है गंगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती, कौन सी है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 97, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? पहले युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? उनका नाम था दोस्तों औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 99, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ध्यान रखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसने हराया था नंद वंश के अंतिम शासक दनानंद को। यह भी ध्यान रखना कि इसको हराया था दनानंद को। क्वेश्चन नंबर 100, कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है इंग्लिश में ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं आजीविका का विविधीकरण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।